Hi guys, I am Conventional Guruji. Welcome you all for daily financial editorial discussion. So इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे इकोनॉमिक्स टाइम्स, लाइव मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि आपके आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, यूपीएससी, एसबीआई एंड आईबीपीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होंगे फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, लाइव मिंट से, बिजनेस स्टैंडर्ड से। एक आर्टिकल आया था आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो कि यूएस की इकोनॉमी के बेस पे था। उनके जो रिसर्च डिपार्टमेंट ने, नेशनल इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने जो डेटा शेयर किए उनकी इकोनॉमी के बारे में, उसके ऊपर था, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है ब्लैक डायमंड, जिसको हम कोल बोलते हैं, कोल को ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है। उसमें मोदी गवर्नमेंट ने क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं कोल सेक्टर में, उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया लाइव मिंट में आज जो कि चाइनाज डेट ट्रैप के ऊपर है। कैसे चाइना छोटी छोटी कंट्रीज़ को लोन देता है, देन वो कंट्रीज़ लोन नहीं चुका पाते, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल एक बिजनेस स्टैंडर्ड पे, जो कि इंसेंटिव जो मिलता है हमारे बिजनेस को, एक्सपोर्ट को, और जो हम फॉरेन कंट्रीज़ जो हमारे साथ इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ पे, उन पे हम टैरिफ लगाते हैं, उसको कंपेयर किया गया। बहुत अच्छा आर्टिकल से की पॉइंट्स है, इसे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक आर्टिकल था बिजनेस स्टैंडर्ड में एमएसएमईज़ के ऊपर, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं था, ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत जनरल पॉइंट थे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो आर्टिकल आए वो बेसिकली बेस थे इंडिया चाइना सिचुएशंस पे, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, सो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। अब जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, चाइनाज डेट ट्रैप। चाइना बेसिकली क्या करता है कि जो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ को चाइना लोन देता है, एंड देन वो कंट्रीज लोन नहीं चुका पाते हैं, देन उनसे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस लेता है, कुछ कंसेंसेस लेता है, जो कि कंट्री को मजबूरी में चाइना के साथ ये डील करना पड़ता है जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में चाइना ने एक पोर्ट डेवलप करने का ट्राई किया, हम्बनटोटा पोर्ट, जिसके लिए चाइना ने उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन दिया, और ये बोला गया कि जब ये पोर्ट कमर्शलाइज हो जाएगा, इस पर पोर्ट आने लगेंगे, श्रीलंका की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सी रूट में, देन जो उससे पैसा आएगा आप हमें वो पैसे से लोन चुका देना। जबकि ऐसा हुआ नहीं, पोर्ट डेवलप हो गया, श्रीलंका को लोन मिल गया, कमर्शलाइजेशन उस पोर्ट का इतना अच्छा हो नहीं पाया जितनी उम्मीद थी। अब श्रीलंका वो लोन कैसे चुकाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देन श्रीलंका को लगा अब हम लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो चाइना ने अपनी कूटनीति इस्तेमाल की और वहाँ का जो पोर्ट था हम्बनटोटा पोर्ट, उसे 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया श्रीलंका से। स्टार्टिंग में ये डील हुई थी कि ये पोर्ट ओनली कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज किया जाएगा, पर चाइना इस पर मिलिट्री एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत घातक है। अगर श्रीलंका के पास एक मिलिट्री बेस है चाइना के पास श्रीलंका के अंदर, देन इंडिया पे ये इजीली अटैक कर सकता है। सिमिलरली चाइना ने क्या किया, डिजिबूती जो कि अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किया। जब वो कंट्री नहीं उसका पैसा चुका पाई तो वहाँ अपना एक मिलिट्री बेस स्टेबलाइज कर लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सिमिलरली बात करते हैं अंगोला कंट्री की। इस कंट्री को चाइना ने लोन दिया, जब ये लोन नहीं चुका पाया तो चाइना ने जो इसके क्रूड ऑयल के रिजर्व्स थे वो लीज पे ले लिए एंड अपना लोन माफ़ कर दिया। तो आप देखेंगे कैसे अपने उधार के जाल में ये फंसा लेता है कंट्रीज़ को, एंड देन उनसे अनड्यू एडवांटेज लेता है। चाइना का लोन लोग क्यों लेते हैं, बेसिकली बहुत लो इंटरेस्ट रेट कोट करता है। चाइना को ही पता है कंट्रीज़ लोन नहीं दे पाएगी, हमें वापस नहीं रीपे कर पाएगी, हमें इनसे अनड्यू एडवांटेजेस लेने हैं। और ग्रेस पीरियड, बेसिकली आपको लोन नहीं चुकाना कुछ टाइम तक, वो पीरियड बहुत लंबा होता है। अगर हम बात करते हैं इंडिया ने चाइना से कोई लोन लिया है, नहीं, इंडिया ने एज सच डायरेक्टली कोई लोन नहीं लिया है चाइना से। वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव का भी पार्ट हम लोग नहीं है, उल्टे का इंडिया इस चीज़ को अपोज करता है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया ने किस तरह से चाइना से पैसा उठाया है। हम AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से इंडिया
जो लोन लेता है कंट्री, सबसे ज़्यादा इंडिया ही लोन लेता है। और उस AIB में सबसे ज़्यादा जो स्टेक है वो चाइना का है, डेट इज़ ऑलमोस्ट 26%। इंडिया का स्टेक 7% है। इंडिया यहाँ से मैक्सिमम लोन लेता है, तो चाइना का मैक्सिमम स्टेक है इस पर। ये इंस्टीट्यूशन जो है इसे चाइना ट्राई कर रहा है वर्ल्ड बैंक, IMF के लेवल पे लाने का। जब चाइना का मैक्सिमम स्टेक है, चाइना के पास वीटो पावर है, चाइनीज़ कंपनीज़ या चाइनीज़ सरकार ये कह सकती है फ्यूचर में जो कंट्रीज़ AIB से लोन लेगा वो प्रेफरेंस दे चाइनीज़ कंपनीज़ को टेंडर में, वहाँ आने की अनुमति दे, वहाँ काम करने के लिए दे। इन द फ्यूचर चाइना ये चीज़ें बाकी कंट्रीज़ के साथ कर सकता है, मे बी इंडिया के साथ ना करे, और छोटी कंट्रीज जो यहाँ से लोन लेती है उन्हें चाइना ये बोल सकता है। सो जब श्रीलंका की जो हमने बात की कि श्रीलंका लोन नहीं चुका पाया था, तो जो श्रीलंका की हमने बात की, जो श्रीलंका लोन नहीं चुका पाया था, उस केस में क्या हुआ था कि श्रीलंका ने फिर इंडिया से हेल्प मांगी, और इंडिया ने कुछ कुछ जो उसका लोन था पार्ट उसको हेल्प किया, उसका लोन चुकाया। और जैसे नेपाल में भी अभी किस्सा चल रहा है कि नेपाल भी चाइना के सपोर्ट से इंडिया को आंख दिखा रहा है। सिमिलरली कुछ टाइम में श्रीलंका ने भी ऐसा किया था, देन उसे अपनी गलती रियलाइज़ की, देन वो वापस इंडिया के पास आया और इंडिया ने एज ऑलवेज अच्छे दोस्त की तरह उसकी मदद की। अब हम बात करते हैं सेकंड आर्टिकल की हमारे, प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस इंसेंटिवाइज मेजर्स। नॉर्मली हम बात करते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, या हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। फर्स्ट टाइम किसी ने आत्मनिर्भर भारत की किसी विदेशी व्यक्ति ने बात की, जो कि जापान के फेमस सोशोलॉजिस्ट थे मिस्टर रोनाल्ड डोरे। ये 1980 में भारत आए। जब इन्होंने भारत आए, यहाँ की कंडीशंस देखी, देन आत्मनिर्भर भारत के लिए इन्होंने कुछ कुछ बातें बोली। इन्होंने उस समय ये देखा कि इंडिया में सब स्टैंडर्ड गुड्स मिलते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया था कि एम्बेसडर कार, जिसको उस समय ख़रीदने में 1970s में 80s में ख़रीदने के लिए 5 साल की वेटिंग चल रही थी, और उस समय ये 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, 20 साल पुराना मॉडल था उस टाइम के टाइम से, क्योंकि उस समय भारत में विदेशी कारें बहुत कम होती थी, काफ़ी इश्यूज़ थे। तो इस पर उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए। रिसेंट में हमने देखा हो कि CII के कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि PPE किट और N95 इंडिया में पहले नहीं बनते थे, आजकल ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगे हैं। तो ये आत्मनिर्भरता की हम लोग बढ़ने लगे PPE किट N95 के केस में। और भी अदर केसेस हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं AC का, AC जो इंडिया में इंपोर्ट होता है, 30% शेयर मार्केट जो AC का है जो इंडिया में इंपोर्ट होता है वो चाइना से होता है। और हम चाइना से टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, हम चाइना को 15 बिलियन का माल भेजते हैं, और चाइना से हम 75 बिलियन का माल इंडिया मंगाते हैं, इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। दैट इज़ नियर बाई 5 टाइम्स। 20% जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका 20% जो आइटम आता है वो बेसिकली चाइना से आता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें चाइना के कॉम्पीट करना है तो हम बहुत शॉर्ट टर्म मेजर मैक्सिमम गवर्नमेंट ये लेती है, लोग भी यही बोलते हैं कि चाइना से जो सामान आ रहा है उस पर आप काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़, अदर टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दीजिए, टैक्स ऑन इम्पोर्ट बढ़ा दीजिए, जिससे वो सामान महंगा हो जाएगा और लोग खरीदेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फाइनली जो महंगा सामान होगा उसका जो वेटेज होगा, उसका जो पैसा देना होगा, फाइनली जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उसको देना होगा। पहले कोई चीज़ 100 रुपये की थी, टैक्स बढ़ा के आपने 120 रुपये कर दिया, देन फाइनली वो 120 रुपये इंडियन कस्टमर पे करेंगे। ये एक टेम्प्रेरी मेजर हो सकता है किसी भी काम को करने का, पर लॉन्ग टर्म मेजर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। हम साउथ कोरिया, जापान या ताइवान की वो फिलोसॉफी अपना सकते हैं जो कि इन कंट्रीज़ ने 1950 से लेके 1970s या 80s तक यूज़ की थी। इन कंट्रीज़ ने क्या किया, उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करना चालू किया जिनकी आज की तारीख में बहुत डिमांड है, और नियर बाई फ्यूचर में इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है। कंपनीज़ को स्पेसिफिकली बोला गया आप इन चीज़ पे फोकस कीजिए, सरकार ने गाइड किया इन चीज़ पे फोकस कीजिए। तो डिमांड एक्सपोर्ट, जिन चीज़ों का डिमांड है स्पेसिफिकली उनका ही एक्सपोर्ट करने पे फोकस किया गया। और क्या किया गया इन कंट्रीज़ में कि कंपनीज़ को जो ये डिमांड एक्सपोर्ट की चीज़ें थी, इन कंपनीज़ को इंसेंटिव्स दिए गए। सपोज़ आपको 100 चीज़ें प्रोड्यूस करनी है डिमांड एक्सपोर्ट वाली, अगर आप 50 से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते हो या 70 ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते हो, एक नंबर ऑफ फिक्स रेशियो मान लीजिए, इस रेशियो से अगर आप ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करते हो तो सरकार आपको इंसेंटिव देगी।
आपने डिमांड एक्सपोर्ट की चीज़ें एक्सपोर्ट की है, अपने एक्सपोर्ट में अगर आपका 50% से ज़्यादा डिमांड एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं, सरकार आपको इंसेंटिव देगी, आपको बेनिफिट दिया जाएगा इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करने पे। अगर आप ये चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते हो या एक पर्टिकुलर लेवल से आपका परसेंटेज कम रहता है तो सरकार आपसे वो इंसेंटिव छीन लेगी। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, लोग वही चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगते हैं, इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती है। सपोज़ आप एग्जांपल लें पीपीई किट का, N95 का, रिसेंट में सरकार ने इस पे इंसेंटिव दिया, काफ़ी फोकस किया। इनमें वेंटिलेटर इंडिया में नहीं बनते थे, वेंटिलेटर बनने लगे, तो सरकार ने जो इंसेंटिव दिए उससे बहुत अच्छा हुआ मार्केट में, और आज हम N95 पीपीई कंट्री में बना रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, इवन हम इस चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लर्निंग इंसेंटिव पे बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। लर्निंग इंसेंटिव का सिंपल मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। 1968 में हुंडई कंपनी कारें नहीं बनाती थी, इन लोगों ने फर्स्ट टाइम कार बनाना चालू किया। लर्निंग इंसेंटिव दिए गए यहाँ पे कि कोई रिसर्च डेवलपमेंट करना चाहता है, कोई नया स्टार्टअप खोलना चाहता है, नई कंपनी खोलना चाहता है, सरकार वहाँ की गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट करती थी। तो हुंडई ने 1968 में क्या करना चालू किया, ये ओल्ड कार्स को लेते थे, उनको पूरा ओपन करते थे, जो लोगों को अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिया करते थे, उनसे बोलते थे आप कार बना के बताइए, मॉडल बहुत स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये लोग चीज़ें करते थे। देन यहाँ से शुरुआत हुई थी हुंडई की कार बनाने की, और आज जानते हैं आज की तारीख में कितनी बड़ी कंपनी है। अभी हम बात कर रहे थे कि पीपीई किट्स N95 मास्क की बात कर रहे थे। आज से अगर हम 8 वीक पहले की बात करें, 8 वीक्स पहले की, तो हमारे यहाँ एक भी पीपीई किट और N95 मास्क नहीं मिलते थे, मैक्सिमम चाइना से ही आया करते थे। और हम आज की तारीख में बात करें तो हमारे देश में 50,000 पीपीई किट्स इंडिया में पर डे बनाए जा रहे हैं। तो देखिए सरकार के इंसेंटिव से, डिमांड बढ़ने से, स्पेसिफिक चीज़ें पे फोकस करने से कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल था प्रोटेक्शनिज्म एंड इंसेंटिवाइज मेजर्स पे। सो आज सेकंड आर्टिकल जो हमारा है, ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड हम बोलते हैं कोल को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। सन 2014 से पहले जब मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो उन दिनों कोल स्कैम हुआ था, कोल सेक्टर बहुत डाउन चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर निकाल दिया था कि जो भी ऑक्शंस हुए हैं कोल सेक्टर में सबको रोल बैक कर लिया जाए, सबको वापस निकाल दिया जाए, जिस कंपनी का कोल स्कैम जिसको मिला है, कोल माइंस जिनको मिली है। जब हम 2014 के आसपास की बात करते हैं, 2/3 ऑफ कंपनीज़ के पास सिर्फ इतना कोल बचा था कि वो 7 डेज सर्वाइव कर सकें। तो ये एक्ट लाना बहुत ज़रूरी था, पॉलिसी निर्धारित करनी बहुत ज़रूरी थी। मोदी गवर्नमेंट ने चालू किया ऑनलाइन ऑक्शन चालू किया गया कोल माइंस का। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया आज की तारीख में इस पॉलिसी लाने के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का वर्ल्ड लेवल पे, और आज कंपनीज़ के पास 30 डेज़ का कोल रिजर्व है। अगर एक भी दिन कोल नहीं उनको मिलता है या नहीं निकलता है तो 30 दिन तक कंपनी सर्वाइव कर सकती है, इन कंपैरेटिव टू 2014 में जब 7 दिन के रिजर्व्स थे, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। इंडिया की अगर हम बात करें कि हमारे पास 5 लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं कोल के इन द वर्ल्ड, फिर भी हम क्यों 1.58 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं कोयला, हम बाहर की कंट्रीज से मंगाते हैं? इसका रीज़न क्या है? इतना रिजर्व है तब भी हम ये क्यों मंगा रहे हैं? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि जो हमारे पास कोल माइंस हैं उनका प्रॉपरली अभी हम ऑक्शन नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली उनसे अगर ऑक्शन हो गया तो एक्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो मोर कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ को यहाँ अट्रैक्ट करना होगा। इवन जो नॉन माइनिंग कंपनीज़ हैं उनको भी इस फील्ड में लाना होगा, उनको इंसेंटिव देने होंगे, उनको जो गवर्नमेंट सपोर्ट देना पड़ेगा। जो मशीनरीज नॉन माइनिंग कंपनीज़ को चाहिए उनके इक्विपमेंट पे सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए, टैक्स बेनिफिट स्टार्टिंग लेवल पे देनी चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगा। स्पेसिफिकली जो स्टेट हैं झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, जो बेसिकली कोल बेल्ट है, इस एरिया में हमें इंसेंटिव देने होंगे, इस एरिया को फ़ायदा होगा, यहाँ की इकोनॉमी बूस्टअप होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्लैक डायमंड के बिना इकोनॉमी बूस्टअप नहीं हो सकती। नॉर्मली ये भी कहते हैं जो ब्लैक डायमंड जो कोल है, कोल का कंजम्पशन जितना ज़्यादा हो रहा है उतनी हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। इसे एक पैरामीटर भी माना जाता है इकोनॉमी बूस्टअप के लिए। सो गाइस, 18 जून को हमने 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।